वेलकम एवरीवन। मैं विपिन शर्मा लेकर हाजिर हूँ आज की मुख्य समाचार पत्रों की मुख्य खबरें जो हमारे दैनिक जीवन को कहीं ना कहीं किसी रूप में प्रभावित करती हैं। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए इनमें से बहुत सारे जनरल नॉलेज के क्वेश्चन भी तैयार हो जाते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए करते हैं शुरू। नगर पंचायतों में भी सचिवालय, बोले योगी, लाभार्थियों को प्रमाण पत्र और चयनित युवाओं को बांटा नियुक्ति पत्र। मुख्यमंत्री योगी ने महाराजगंज में 940 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की दी सौगात। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नगर निकाय और पंचायतें नागरिक सुविधाओं का विस्तार करने के साथ ही रोजगार सृजन भी करें। उन्होंने ग्राम पंचायतों की तर्ज पर नगर पंचायतों में भी सचिवालय का स्वरूप तय करने पर जोर दिया। योगी शुक्रवार को महाराजगंज के चौक बाजार में 940 करोड़ रुपए की 505 विकास योजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास तथा नगर पंचायत चौक बाजार के नवनिर्मित कार्यालय भवन का उद्घाटन करने के बाद जनसभा को संबोधित कर रहे थे। आय के अतिरिक्त स्रोत को मदद करेगी सरकार, ये भी हमारे मुख्यमंत्री जी हैं उत्तर प्रदेश के, उनका कहना है। मुख्यमंत्री ने आयुष विश्वविद्यालय का भी निरीक्षण किया। साथ में अगली खबर है, एलटी ग्रेड और प्रवक्ता के 7,814 पद जल्द भरे जाएंगे। तो बहुत ही खुश करने वाली खबर है। विद्यालयों में भर्ती के लिए नियमावली की बाधा दूर हो चुकी है। कैबिनेट से नियमावली मंजूर होते ही शुरू हो जाएगी भर्ती। प्रदेश के 2200 से अधिक राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में एलटी ग्रेड प्रशिक्षित स्नातक या सहायक अध्यापक और प्रवक्ता भर्ती की नियमावली की अंतिम अड़चन भी दूर हो गई है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जो आपत्तियां लगाई थी उसे दूर करते हुए शासन को भेज दिया गया है। अब कैबिनेट से नियमावली की मंजूरी के बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और राजकीय विद्यालयों में जो रिक्त पद चल रहे थे सहायक अध्यापकों और प्रवक्ता के 7,814 इन पर भर्ती होगी। आगे खबर है, कमिश्नर डीएम जॉब दिलाएं, निवेश लाएं और नंबर बढ़वाएं। $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर कमिश्नर और डीएम भी। प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन का आकार देने के लिए निवेश जुटाने पर जोर दे रही योगी सरकार ने इस मोर्चे पर कमिश्नर और डीएम को लगाने का निर्णय किया है। प्रदेश के औद्योगिक विकास में निवेश तथा बैंक के ऋण जमा अनुपात यानी सीडी रेशियो कहेंगे इसे के महत्व को रेखांकित करते हुए राज्य सरकार ने इसके लिए कमिश्नर और डीएम की भी जिम्मेदारी और जवाबदेही तय कर दी है। सीमित न रहे कमिश्नर और डीएम की भूमिका। मुख्य सचिव ने कहा है कि निवेश की दृष्टि से मंडल और जिले के कमिश्नर और डीएम की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। वर्तमान में यह भूमिका भूमि की उपलब्धता, भूपयोग परिवर्तन, 12.5 एकड़ से अधिक भूमि क्रय की अनुमति समेत अन्य अनुमतियों तक सीमित रहती है। नई व्यवस्था में निवेश को और बढ़ावा देने की दृष्टि से अब जमीनी स्तर पर इनकी भूमिका और बढ़ेगी। आगे खबर है, 80 वर्ष से ज्यादा उम्र के पेंशनरों को 20% अतिरिक्त राशि भी दी जाएगी। 85 से 90 वर्ष वालों को 30, तो 90 से 95 वर्ष वालों को 40% ज्यादा पेंशन मिलेगी। 100 वर्ष से ऊपर वालों को 100% अधिक पेंशन मिलने की बात है। केंद्र सरकार ने 80 वर्ष से अधिक उम्र के पेंशनरों की अनुकंपा भत्ते के नाम से 20% अतिरिक्त पेंशन मिलेगी। कार्मिक, जन शिकायत और पेंशन मंत्रालय के तहत आने वाले पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने हाल ही में इस अधिसूचना को जारी किया है। तो जो भी इस रेशियो में आ रहे हैं, जो भी इस उम्र के पड़ाव पर आ रहे हैं, उनके लिए खुशखबरी है। यूपी बोर्ड के प्रस्ताव पर बनी सहमति, परीक्षा में गड़बड़ी रोकेगा एआई। अब एआई का इस्तेमाल होने वाला है। बोर्ड परीक्षा 2025 में एआई के उपयोग के लिए मिले हैं 25 करोड़ रुपए अलग से। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा 2025 में प्रश्न पत्रों की सुरक्षा के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के उपयोग पर 25 करोड़ रुपए खर्च को देख पीछे हट रहा यूपी बोर्ड। अब कम खर्च के अपने प्रस्ताव पर सहमति बन जाने पर तैयार हो गया है। इस मामले पर अगले सप्ताह बैठक होने वाली है जिसमें हर पहलू पर विचार विमर्श के बाद प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा। मंजूरी मिलने पर यूपी बोर्ड परीक्षा के सभी केंद्रों पर एआई की व्यवस्था की जाएगी। इस व्यवस्था से परीक्षा केंद्रों में जो स्ट्रांग रूम होते हैं उनमें अनधिकृत रूप से घुसने की जो कोशिश करने पर यूपी बोर्ड मुख्यालय प्रयागराज और लखनऊ में कमांड कंट्रोल रूम के साथ अधिकारियों के पास अलर्ट संदेश तुरंत ही पहुंच जाएगा। बहुत ही अच्छी खबर है जिससे कि बोर्ड परीक्षा में बिल्कुल भी गड़बड़ी ना हो। इसके लिए समिति गठित की जाएगी
और अगले सप्ताह में दीपावली से पहले लखनऊ में बैठक होगी। इसके बाद प्रस्ताव भेजकर शासन से मंजूरी ली जाएगी। एआई व्यवस्था होने पर प्रश्न पत्रों की सुरक्षा में सेंध लगाना आसान नहीं रह जाएगा। बोर्ड परीक्षा में 54.38 लाख परीक्षार्थी इस वर्ष सम्मिलित हो रहे हैं। PM-3 लिखकर स्कूल का नाम अपडेट कराने के लिए मांगे आवेदन। सीबीएसई से संबंध सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों को निर्देश जारी हो चुका है। सीबीएसई के लिए जल्दी सरस पोर्टल के माध्यम से स्कूलों से आवेदन मांगे जाएंगे। बोर्ड को स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया तहत योजना है ये, उस अनुरोध मिले हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबंध सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों को अपने नाम के आगे PM-3 अपडेट करना होगा। इसके लिए सीबीएसई जल्दी अपने सरस पोर्टल के माध्यम से स्कूलों से ऑनलाइन आवेदन मांगेगा। इसके लिए पोर्टल पर एक लिंक खोला जाएगा जहां स्कूल के नाम में परिवर्तन श्रेणी के तहत स्कूल आवेदन कर सकेंगे। सीबीएसई ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। बोर्ड का सरस पोर्टल अभी सत्र 25-26 के लिए बंद है। यह खुलेगा तब स्कूलों को नाम के आगे PM-3 लगाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। अपने नियंत्रण और प्रबंधन के अंतर्गत आगामी सत्र 2026-27 के लिए सीबीएसई वेबसाइट पर सरस ऑनलाइन पोर्टल पर निर्धारित समय के भीतर नाम परिवर्तन आवेदन जमा कराने के लिए वर्ष 2026 में आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। दीपावली को 31 तारीख को मनाने के लिए बात आ रही है, शास्त्र सम्मत भी बताई जा रही है। 29 को धनतेरस से शुरू होकर ये 3 नवंबर को भाई दूज तक चलेगा 5 दिवसीय महोत्सव। ब्रह्म की स्थिति जो है वो क्या है कि दीपावली 31 को मनाएं या 1 को मनाएं। इस संबंध में वैदिक विद्वानों ने बताया कि पंचांग व तिथि के अनुसार इस साल 29 अक्टूबर को धनतेरस, 30 को नरक चतुर्दशी और हनुमत जन्मोत्सव और 31 अक्टूबर को दीपावली, 2 नवंबर को अन्नकूट, गोवैया गोवर्धन पूजा भी कह देते हैं, एवं 3 नवंबर को भाद्र द्वितीया यानी भैया दूज मनाना शास्त्र सम्मत है। झूसी स्थित परमानंद आश्रम में स्वामी श्री नरोत्तमानंद गिरी वेद विद्यालय के प्राचार्य और वेद शास्त्र के जानकार ब्रजमोहन पांडे ने 5 दिवसीय पर्व को मनाने की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी दी है। तो अगर आप भी भ्रमित हैं तो 31 अक्टूबर को दीपावली मनाया जाना निश्चित हो। कनाडा जाने से पहले सोचें भारतीय छात्र। कनाडा से वापस बुलाए गए उच्चायुक्त संजय वर्मा ने इंटरव्यू में बात समझाई है। क्या बात समझाई है? कनाडा से वापस बुलाए गए भारतीय उच्चायुक्त संजय वर्मा ने बताया कि वहां पर अध्ययन करने की इच्छा रखने वाले भारतीय छात्रों को इस बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए। लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद कई छात्र घटिया कॉलेजों में दाखिला ले लेते हैं और उन्हें नौकरी का कोई मौका नहीं मिलता। इसके परिणाम स्वरूप वे डिप्रेशन में चले जाते हैं और आत्महत्या जैसे कदम भी उठा लेते हैं। एक विशेष साक्षात्कार में संजय वर्मा ने कहा कि मेरे कार्यकाल के दौरान एक समय ऐसा भी था जब हर सप्ताह कम से कम 2 छात्रों के शव कनाडा से भारत भेजे जाते थे। असफल होने के बाद छात्र अपने माता पिता के सामने उनका सामना करने के बजाय आत्महत्या कर लेते थे। तो वहां पर पढ़ाई करने से पहले, जाने से पहले एक बार अच्छे से सोचें, जांच पड़ताल करें। स्वरोजगार से जुड़ रहे भिक्षुक। मंदिर, मस्जिद और सार्वजनिक स्थलों पर भीख मांगकर गुजारा करने वाले 280 भिक्षुक स्वरोजगार शुरू कर आत्मनिर्भर हो गए हैं। उनकी अवस्था में परिवर्तन महज 2 साल की अवधि में आया है। समाज कल्याण विभाग के तहत मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति उन्मूलन योजना का संचालन किया जा रहा है। इस योजना का धीरे धीरे सकारात्मक असर दिखने लगा है। इस योजना के माध्यम से भिक्षुकों की पहचान कर उन्हें पुनर्वासित और स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया जा रहा है ताकि उनके जीवन में परिवर्तन आए और समाज की मुख्य धारा से वे जुड़ सके। और इसमें जो मिलती है सहायता राशि 10,000 रुपये मिलती है। बिहार पटना की खबर है। 10 जिलों में चल रहे इन गृहों में अभी 709 भिक्षु प्रशिक्षु रहते हैं और ये योजना है मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति उन्मूलन योजना। तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार का बहुत ही अच्छा कदम है। पीपीएससी 70वीं की परीक्षा 34 जिलों में होगी। आयोग ने परीक्षा केंद्रों के चयन के लिए डीएम को लिखा पत्र। सभी केंद्रों पर लगेंगे जैमर। कई स्तरों पर होगी सुरक्षा की जांच। बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी की 70वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा राज्य के 34 जिलों में होने वाली है। आयोग ने केंद्रों के चयन के लिए संबंधित जिलों के डीएम को पत्र लिखा है। आवेदन की अंतिम तिथि जो है वो 4 नवंबर है। परीक्षा 13 दिसंबर को होने वाली है।
और इस परीक्षा में कई स्तरों पर जांच होगी। बायोमेट्रिक उपस्थिति के साथ ही आंखों की पुतली का निशान भी लिया जाएगा ताकि फर्जी अभ्यर्थियों की पहचान कर उन्हें पकड़ा जा सके। सभी केंद्रों पर मजिस्ट्रेट की व्यवस्था भी रहेगी। आयोग के सचिव सत्य प्रकाश शर्मा ने बताया कि आयोग परीक्षा की तैयारी में जुटा है। परीक्षा के प्रश्न पत्रों का रंग भी अलग अलग होगा और जिलों के हिसाब से प्रश्न पत्रों का सेट भी अलग अलग ही होगा। बिहार के 9 जिलों में मिला खनिज भंडार। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने बिहार सरकार को सौंप दी है रिपोर्ट, तो बहुत ही अच्छी खबर है। मुंगेर और जमुई में बेशकीमती पत्थर के संकेत मिल चुके हैं। खान और भूतत्व विभाग ने जीएसआई की रिपोर्ट सार्वजनिक कर दिया है। इसमें भागलपुर की रिपोर्ट भी शामिल कर दी गई है। तो खनिज संपदा के भंडार की दृष्टि से बहुत ही अच्छी खबर है ये हमारे सामने। बिहार झारखंड की धरती पर भारी मात्रा में कॉपर और जिंक की संभावना जताई गई है। विकसित भारत बनाने में डॉक्टर अहम है। अपने देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने कहा है कि चिकित्सा पेशेवरों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि उनके फैसले जीवन रक्षा से जुड़े होते हैं। उन्होंने यह भी उम्मीद जताई है कि चिकित्सा पेशेवर वर्ष 2047 तक देश को विकसित भारत बनाने के संकल्प को साकार करने में निर्णायक भूमिका निभाएंगे। राष्ट्रपति छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स के दूसरे दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थी। मुर्मू ने कहा है कि हम ऐसे दौर से गुजरे हैं जिसमें आधुनिक तकनीक मानव जीवन को तेजी से प्रभावित कर रही है। दूर दराज क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के कल्याण के लिए ऐसी तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता रहना चाहिए। 514 छात्रों को समारोह में उन्होंने उपाधि भी प्रदान की। चक्रवाती तूफान जो दाना ओडिशा में चल रहा था, तट से टकराकर अब वो कमजोर पड़ चुका है। बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवाती तूफान दाना गुरुवार 12:05 बजे ओडिशा के तट से 110 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से टकराया। सुबह 8:30 बजे तूफान की रफ्तार काफी कम हो गई। अभी तक एनडीआरएफ के पास किसी बड़े नुकसान की जानकारी नहीं हुई है। कोलकाता भुवनेश्वर में विमान सेवा भी शुरू कर दी गई है। मेला क्षेत्र में कलर कोडिंग से ई रिक्शा का संचालन होगा। हर जोन में अलग रंग के ई रिक्शा चलने वाले हैं। सुरक्षा और निगरानी के लिए मेला क्षेत्र को 10 जोन में बांटा गया। 56 थाने, 155 चौकियां भी होंगी। स्कूलों में चलाया जाएगा विश्व प्लास्टिक फ्री अभियान, तो बहुत ही अच्छी पहल है स्कूलों की तरफ से। कुंभ की बात हो रही है। महाकुंभ 2025 को भव्य और दिव्य बनाने के लिए शुक्रवार को स्टेक होल्डर की एक मीटिंग हुई, जिसमें अधिकारियों की ओर से तैयारियों का खाका प्रदर्शित किया गया। साथ ही सभी के सहयोग की अपील भी की गई। तय किया गया मेला क्षेत्र में ई रिक्शा का संचालन कलर कोडिंग से किया जाएगा। स्वच्छ और सुरक्षित महाकुंभ के लिए क्षेत्र नो एनिमल जोन घोषित हो चुके हैं। 1 जनवरी से 31 मार्च तक व्यवस्था रहेगी प्रभावी। 12 टीमें तैनात रहेंगी। कुत्तों के लिए बनेंगे 5 शेल्टर शेड्स। महाकुंभ के दौरान मेला क्षेत्र में पशुओं के प्रवेश पर पूर्णतः रोक रहेगी। मेला क्षेत्र को जोड़ने वाले मार्गों पर भी पशुओं का ले जाना बंद रहेगा। इससे सुनिश्चित करने के लिए नगर निगम की 12 टीमें लगाई गई हैं। बहुत अच्छे स्तर पर तैयारी की जा रही है महाकुंभ की। न्यू नोएडा के लिए बनेगा नया विकास प्राधिकरण। पहले चरण का विकास नोएडा प्राधिकरण कराएगा, बाद में शासन तैनात करेगा अधिकारी। 1000 करोड़ बजट खर्च करने प्रस्ताव आज बोर्ड में जाएगा। नोएडा प्राधिकरण को जो जिम्मेदारी दी गई थी उनको पूरा किया जा रहा है। न्यू नोएडा का विकास शुरू कराने के लिए प्राधिकरण तैयारी कर रहा है। दादरी से खुर्जा के बीच ये चलने वाला है। 80 गांवों की जमीन पर बसने वाले दादरी नोएडा गाजियाबाद इन्वेस्टमेंट रीजन यानी न्यू नोएडा से जुड़ने की खबर है अच्छी। शासन ने इस निवेश क्षेत्र के तेजी से विकास के लिए अलग से विकास प्राधिकरण बनाने का भी निर्णय लिया है। आगे खबर है आधार प्रमाणित उज्ज्वला जो लाभार्थी हैं उनको ही मुफ्त सिलेंडर मिलेगा। जिनमें आधार प्रमाणित नहीं है उन्हें मुफ्त सिलेंडर इस त्योहार पर नहीं मिलेगा। 4 वर्षों में 27 लाख से अधिक लोग नशे से मुक्त हुए। अच्छी खबर है, नशे से लोगों को छुटकारा दिलाया जा रहा है। मंत्रालय ने कहा 13 करोड़ लोगों तक पहुंचाया जा चुका है नशा मुक्ति अभियान। नशे की गंभीर चपेट वाले हर जिले में नशा करने वालों के लिए उपचार केंद्र होता है और नशा मुक्ति के लिए टोल फ्री नंबर भी है। अगर आपके आसपास आपके परिवार में कोई नशे से आदी है तो उसको नशा मुक्ति केंद्र के लिए आप 14446 पर यानी 14446 पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं।
रेलवे भर्ती बोर्ड ने परीक्षाओं की तिथि में किया है बदलाव हो चुका है, बहुत बड़ा बदलाव है। 4 परीक्षाओं में 90 लाख से अधिक परीक्षार्थी शामिल होने वाले हैं। ALP की नई परीक्षा तिथि 25 से 29 नवंबर, RPF SI की 2 से 12 दिसंबर, तकनीशियन की 18 से 29 दिसंबर, JEE और अन्य की 13 से 17 दिसंबर हो चुकी है। और आप इस जाकर कहाँ देख सकते हैं, rrbcdg.gov.in पर भी चेक कर सकते हैं इस परीक्षा तिथि को। यूपीएससी ने सिविल सेवा वेटिंग का रिजल्ट जारी कर दिया। आयोग ने 2023 के आधार पर शेष पदों को भरने के लिए 120 उम्मीदवारों की सिफारिश की है। 88 अनारक्षित है, जिसमें से 5 EWS है, 23 OBC, 3 SC और 1 ST उम्मीदवार का चयन हुआ है। संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा परीक्षा 2023 का वेटिंग रिजल्ट जारी कर दिया है। इसमें बिहार के कई छात्रों का रिजल्ट हुआ है। आयोग ने 2023 के आधार पर शेष पदों को भरने के लिए इस तरह से जो सूचना दी है, इनमें काम कर दिया है। स्पिन टेस्ट में फंसे भारतीय 156 रन पर ढेर। 12 साल बाद घर में श्रृंखला गंवाने का खतरा हो चुका है। सेंटनर को मिले थे 7 विकेट। न्यूजीलैंड की दूसरी पारी में 5 विकेट पर 198 रन। बढ़त क्या है, 300 पार की बढ़त है। तो हमारे लिए यानी भारतीयों के लिए थोड़ी यहाँ पर निराशा भरी खबर है। देखते हैं क्या होता है। इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन यही समाप्त होता है। अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर लें इसी तरह की न्यूज़ पाते रहने के लिए, और शेयर कर दें अपने सभी ग्रुप्स में मिलने जुलने वालों में, जिससे कि सभी इस न्यूज़ सेशन से लाभान्वित हो सकें। इसी के साथ मैं विपिन शर्मा लेता हूँ आपसे विदा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।